आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। Topics for discussion in this class are modern farming methods, green revolution in India, who provides labor, who provides capital, and sale of surplus farm products। तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो पालमपुर गांव है उसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स किस किस तरह के यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन उनको यूज़ कर पा रहा है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस तरह से आई थी, कब आई थी, उसका मीनिंग क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि जो लेबर है उसकी सप्लाई कहाँ से मिलती है, लेबर कैसे मैनेज की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और फिर कैपिटल का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, पूंजी कहाँ से लोग प्राप्त करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट बच जाता है फार्मर्स के पास, जिसको हम मार्केटेबल सरप्लस भी बोलते हैं, उसको जो है फार्मर कहाँ पर किस तरह से बेचते हैं, तो इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करते हैं। जो पहले से एक तौर तरीके चले आए हैं खेती बाड़ी करने के, उसकी जगह अब नई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे पहले हल चलाया जाता था खेतों में, अब हल की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही फसल को काटने के लिए जैसे लोग खुद फसलें काटा करते थे, खुद अपने हाथों से काम करते थे, तो उसकी जगह अब मशीन आ गई है, थ्रेशर्स आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं। तो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है एग्रीकल्चर में। और दूसरी बात है कि जो बीज हैं वो एक तरह के मॉडर्न बीज जो हैं बने हैं, जिनको हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उन्नत किस्म के जो बीज हैं जिनकी उत्पादकता ज़्यादा है, जिनसे प्रोडक्शन बढ़ता है, उन बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही अ, फसल को बचाने के लिए, ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, खराब ना हो फसल, उसके लिए जो है कई तरह के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसका इस्तेमाल बढ़ा है। और जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मतलब जब खेती बाड़ी में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो जाए, उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, और साथ में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ बढ़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ता है, इंसेक्टिसाइड्स का, जिसको हम कीटनाशक बोलते हैं, तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल जब बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। अभी प्रोडक्टिविटी का मतलब समझिए, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पर होने वाला जब उत्पादन बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब वो तो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो गई। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि
एक हेक्टेयर जमीन पर कितना प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी। जैसे आपकी बुक में एक डाटा दिया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से पहले जो वीट का प्रोडक्शन था विलेज पालमपुर में, वो एक हेक्टेयर पर 1300 किलोग्राम होता था। मतलब एक हेक्टेयर जमीन पर गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? 1300 किलोग्राम। लेकिन जब ये मॉडर्न जो मेथड्स ऑफ फार्मिंग है इनका इस्तेमाल जब गांव में किया गया, तो फिर उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई, 3200 किलोग्राम हो गई। अब उसमें आप देख सकते हैं कितना उछाल आया है। तो जब ये कृषि की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि आती है, स्पर्ट आता है। स्पर्ट का मतलब एक छलांग लगती है, उत्पादकता एकदम से बढ़ जाती है, कई गुना उत्पादन बढ़ जाता है, या प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो जब इस तरह का उछाल आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वर्ड आपने ध्यान से समझना है, इसको कहा जाता है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1960s में आया था, 67-68 में, और जिसमें इस तरह के जो मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे उसको इंडिया में यूज किया जाने लगा। सो इसको हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो ये दो तरीके हमने पढ़े कि क्या स्थिर भूमि के ऊपर भी हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम बढ़ा सकते हैं। भूमि भले ही स्थिर है लेकिन उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा हमने अभी पढ़ा मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ता है एग्रीकल्चर में, साथ ही जो उन्नत किस्म के बीज हैं जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी कहते हैं, उसका यूज़ बढ़ा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर में बढ़ा है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ने से जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ी है। इन अदर वर्ड्स, जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसमें वृद्धि हुई है। तो इंडिया में जैसे मैंने कहा 1960s में ये घटना घटी हरित क्रांति की, क्योंकि हमारे देश में हम पहले बहुत ज़्यादा जो फूड ग्रेन्स था उसका इंपोर्ट किया करते थे, हम विदेशों से उसको मंगाया करते थे। हमारी डिपेंडेंस थी बाकी देशों पर, हमारे यहाँ खाद्यान्न की भारी कमी थी, उसको पूरा करने के लिए हमें अलग अलग देशों से खाद्यान्न मंगाने पड़ते थे, इंपोर्ट करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। तो उस चीज़ से निपटने के लिए, उस स्थिति से बाहर आने के लिए और अपने देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमारे देश में इस दिशा में ध्यान दिया गया। और जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे उनको यूज़ किया गया। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल बढ़ा, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, और जैसा मैंने कहा कि जो इनपुट्स थे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हों, केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में बढ़ा और जिससे उत्पादकता में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। खास करके देश के कुछ हिस्सों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, तो ये ऐसे एरिया रहे हैं जहां पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। मतलब इन क्षेत्रों में जो उत्पादकता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा। और उसके बाद जो है वो
मिड 80s में भी सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था। उसमें भी जो उत्पादकता थी, जैसे शुरू में तो जो उत्पादकता बढ़ी वो वीट की और राइस की, इन दो चीज़ों के उत्पादन में ही भारी वृद्धि हुई। लेकिन बाद में बाकी जितने प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो दालें थी या सब्जियां थी या और तरह के जो वेजिटेबल के अलावा और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनके उत्पादन में भी भारी वृद्धि देखने को मिली। और ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रही, क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसकी जो खाद्यान्नों की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो भारत को मिला है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने देश में जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा किया। लेकिन जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हुआ, जो फ़ायदा हुआ, उसके साथ साथ इसका नुकसान भी हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि नुकसान क्या क्या हुआ। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है इन चीज़ों का। तो ओवर यूज़ हो रहा है और साथ ही जो सिंचाई, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो वाटर है उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इससे जो भूमि में जो जल स्तर है वो भी कम होता जा रहा है, मतलब पानी की मात्रा ज़मीन के अंदर कम होती जा रही है। और साथ ही ये जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट भी करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ख़त्म नहीं होते हैं ये चीज़ें। तो ये अल्टीमेटली हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें जाकर ये मिल जाते हैं, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, और उससे जो पानी का जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आती है। उससे एक तरह से हमारा वाटर पोल्यूट होता है और जो लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, जो ज़मीन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। भले ही फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो एक नेचुरल फर्टिलिटी है ज़मीन की, जो उसमें प्राकृतिक तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो लॉन्ग टाइम के लिए इसमें सरवाइव नहीं होती है। तो फिर जो एक हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जहाँ फ़ायदा हुआ, तो उसका एक नुकसान भी भारी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट, हु प्रोवाइड लेबर। तो जैसा आप जानते हैं, खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि की आवश्यकता तो होती है, ज़मीन तो चाहिए ही, इसके साथ लेबर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर काम करने वाले श्रमिक नहीं होंगे, लोग काम नहीं करेंगे, तो खेतीबाड़ी कैसे की जाएगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द लेबर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि लेबर कहाँ से मिलती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, दे प्रोवाइड देयर ओन लेबर। तो जैसा हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा कि इस गांव में टोटल 450 फैमिलीज हैं और उसमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। वो एक तरह से लैंडलेस लेबर की तरह काम करते हैं। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन उनके हिस्से में है, वो स्मॉल फार्मर्स हैं। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये अपने आप खेतों में काम करते हैं, मतलब कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सब मिलकर पूरा परिवार जो है वो खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। फसलों को बोना है, काटना है, जो भी कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं उन सबको ये पूरा परिवार मिलकर मैनेज कर लेता है, स्मॉल फार्मर्स। जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं, वो कुछ काम खुद भी करते हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी का काम करने के लिए जो है वो वर्कर्स को हायर करते हैं, मतलब मजदूरों को काम पे रखा जाता है।
उनको मजदूरी दी जाती है काम करने के बदले में, खेतों में वो काम करवाते हैं उनसे, और फिर पर डे के हिसाब से उनकी जो भी मजदूरी बनती है, वेजेस बनती है, वो उनको दी जाती हैं। तो जैसा इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1/3 जो पॉपुलेशन है गांव की, वो उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये अपना गुजारा कैसे करते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये अर्निंग कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो ये कुछ तो काम करेंगे। तो इन लोगों को एज अ डेली वेजर या एज अ लैंडलेस लेबर की तरह इनको काम करना होता है। ये जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं, इनके खेतों में ये काम करते हैं मजदूरी पर, और इनको जो है उत्पादन का एक बहुत थोड़ा हिस्सा इनके हिस्से में आता है। जो ये काम करते हैं खेतों में उसका बहुत ही कम हिस्सा इनको मिलता है, या यूं कह लीजिए कि मजदूरी मिलती है तो भी बहुत कम मिलती है। और इसका कारण क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लेबर है वो सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब होता है कि जितने लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम उससे काफ़ी कम होता है। गांव में जो बड़े फार्मर हैं वो कुछ ही लोगों को काम पे रखते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा कि 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ऐसे लोगों की है जिनके पास कोई ज़मीन है ही नहीं। तो वो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन काम उनके मुकाबले कम होता है। तो फिर जब काम करने वाले लोग ज़्यादा हों और काम कम हो तो नेचुरली है कि मजदूरी कम मिलती है। तो ये जो लोग हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पालमपुर, इनको कुछ काम मिलता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करने के लिए। कुछ ये काम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी करते होंगे। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो लोग एग्रीकल्चर में एज अ एग्रीकल्चर लेबर काम करते हैं उनको बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। इवन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक मिनिमम वेजेस बताई जाती हैं कि कम से कम जो वेजेस हैं वो इतना मिलना चाहिए पर डे के हिसाब से, उससे भी बहुत कम इनको वेजेस मिलती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लेबर है वो किस तरह से मैनेज की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जैसा आप इसमें पढ़ेंगे, डाला और रामकली की एक कहानी दी हुई है आपके चैप्टर में, इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि जो बड़े फार्मर हैं अब उन्होंने मशीनें लेना शुरू कर दिया है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर। तो अब मशीन का जब इस्तेमाल होगा खेतों में तो उनको और कम काम मिलेगा, उनकी स्थिति जो है और ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। और क्योंकि ये जो लोग हैं छोटे फार्मर्स हैं, या ये तो जो डाला और रामकली हैं, ये एक तरह से बहुत ही इनके पास कम काम है, बहुत ही कम आमदनी इनके पास है। तो जो थोड़ा बहुत इन्होंने कर्जा लिया है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको भी ये मतलब कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो ऐसा लगभग हर गांव की एक कहानी है कि जिसमें जो लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं खेती बाड़ी के लिए, तो उनको बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। और साथ ही कुछ जो लोग हैं इनमें से वो माइग्रेट हो जाते हैं, शहरों की तरफ चले जाते हैं काम काज की तलाश में, क्योंकि गांव में इनके पास ज़मीन है नहीं, खेती बाड़ी ये कर नहीं पाते हैं, और वहाँ से कोई उत्पादन इनके पास होता नहीं है। बड़े मजदूरों, बड़े जो ज़मींदार हैं उनके पास जब काम करते हैं तो उनको मिनिमम वेजेस भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस वजह से जो कुछ लैंडलेस लेबर होते हैं वो शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं काम काज की तलाश में। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैपिटल इन द एग्रीकल्चर। तो जैसा हमने पढ़ा मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें मशीनरी का यूज़ बढ़ता है एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इनका इस्तेमाल बढ़ता है। साथ ही जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका इस्तेमाल बढ़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ बढ़ता है मॉडर्न फार्मिंग में। तो इन आवश्यकताओं को जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कैसे पूरा करते हैं?
अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, भले उनके पास ज़मीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन इनपुट्स तो उनको भी चाहिए, बीज तो उनको भी चाहिए, खाद उनको भी चाहिए। तो ये जो लोग हैं स्मॉल फार्मर्स, ये किस तरह से इन ज़रूरतों को पूरा करते हैं? स्मॉल फार्मर्स अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। किससे लेते हैं? जो गांव में बड़े फार्मर्स हैं या जो मनी लेंडर्स हैं, जिनको हम साहूकार भी बोलते हैं, या विलेज ट्रेडर्स हैं, तो इन लोगों से ये पैसा उधार लेते हैं अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इनको जो इस कर्ज के ऊपर जो ब्याज देना होता है वो बहुत ही महंगा होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई। तो ब्याज आप समझते होंगे, जब पैसा हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको वो पैसा तो वापस करना ही होता है, बल्कि उसके ऊपर कुछ ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर्स, ये जो पैसा उधार लेते हैं, इनको भी उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये जो ब्याज की दरें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहती हैं। तो जैसा आपकी बुक में एक स्टोरी ऑफ तेजपाल एंड सविता भी लिखा गया है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो उस स्टोरी में ये बताया गया है कि सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, और उसको भी उस ज़मीन पर जो खेती बाड़ी करनी है उसके लिए वो पैसा उधार लेती है एक बड़े फार्मर से। तेजपाल सिंह का नाम नाम का एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है। उससे वो पैसा लेती है, तो उसके पैसा तो मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज की दरें हैं, 24%। मतलब 100 रुपये पर 24 रुपये ब्याज भरना है 1 साल का। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये उसको पे करना है। और सविता जो है, उसको ये पैसा देने में या वापस करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि उसकी जो फसलें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई। और साथ में सविता को जो है तेजपाल के खेतों में भी काम करना पड़ रहा है, ये भी कंडीशन लगाई गई है। तेजपाल ने उसको पैसा देने से पहले ये कंडीशन लगाई कि जब आपके खेतों में काम आप अपना ख़त्म कर लेते हो, तो फिर आपको हमारे खेतों में भी काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो बड़े फार्मर हैं वो पैसा तो दे रहे हैं छोटे फार्मर्स को, लेकिन एक तो उनसे जो ब्याज की दरें हैं वो काफ़ी ऊंची वसूल करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्याज उनसे ले रहे हैं। और दूसरा ये कि वो एक तरह से उनसे हेल्प भी ले रहे हैं, एक तरह से उनसे सर्वेंट की तरह काम भी करवा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति इस गांव में देखने को मिल रही है। और दूसरा है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी कुछ सेविंग्स रखते हैं अपने पास। जैसे जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेचते हैं मार्केट में, तो उससे उनके पास कुछ पैसा बचता है, और उस पैसे को यूज़ करके वो अपना जो कैपिटल की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। क्योंकि जो बड़े फार्मर हैं उनके पास एक सरप्लस होता है, एक सेविंग हो जाती है। जब वो जितना उनके पास उत्पादन, जो वो एक्स्ट्रा उत्पादन अपनी आवश्यकताओं के अलावा बाकी जो उत्पादन उनके पास है, उसको जब वो मार्केट में बेच देते हैं, तो उसको बेचने से उनके पास पैसा जो है बचता है, सेविंग हो जाती है। तो उसी सेविंग को यूज़ करके वो अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी है, पूंजी की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल वो करते हैं। तो ये था आपका यूज़ ऑफ कैपिटल और कैसे वो कैपिटल को मैनेज करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, स्टोरीज हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। सो नेक्स्ट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो जैसा आप जानते हैं कि जो फार्मर हैं वो लेबर का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों फैक्टर्स की सर्विसेज को यूज़ करके वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उत्पादन करते हैं एग्रीकल्चर का, फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्नों का। अभी जो उत्पादन होता है उसका कुछ हिस्सा वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं, मतलब अपने और अपने परिवार की जो खाद्यान्न संबंधित उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कुछ अनाज वो अपने पास रखते हैं।
और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उनके पास उसको वो मार्केट में बेच देते हैं। तो इसको हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मतलब कि फार्मर के उत्पादन का वो हिस्सा जिसको वो मार्केट में बेचता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, उसको हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनके पास जो मार्केटेबल सरप्लस है ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके पास ज़मीन बहुत थोड़ी थोड़ी है। और कई बार तो इनके पास सरप्लस नहीं भी बचता है। कुछ फार्मर ऐसे जिनके पास बहुत ही थोड़ी ज़मीनें हैं तो उनके पास सरप्लस नहीं बचता है। लेकिन अगर किसी के पास सरप्लस होता भी है तो वो बहुत ही थोड़ा होता है, मतलब बहुत थोड़ा अनाज, बहुत थोड़ा ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है जिसको वो मार्केट में बेच पाते हैं। और जो मीडियम जो फार्मर हैं उनके पास भी एक अच्छा प्रोडक्शन होता है बेचने के लिए, मतलब सरप्लस ज़्यादा होता है इन लोगों के पास। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास मार्केट में बेचने के लिए भारी मात्रा में अनाज जो है वो होता है। जैसे इस चैप्टर में तेजपाल नाम का एक किसान है और उसके पास लगभग 350 क्विंटल अनाज वो हर साल बेचता है मार्केट में जाकर, और वो भी रायगंज में। तो काफ़ी सारा पैसा जो है वो उससे मतलब कमाता है उस अनाज को बेचकर। और फिर उससे वो अपने लिए जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको भी यूज़ करता है, उसका वो यूज़ करता है, ट्रैक्टर का यूज़ करता है। और जैसा इस कहानी में यहाँ बताया है कि वो एक और ट्रैक्टर लेने की प्लानिंग भी कर रहा है। अभी जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें हैं तो उस पे वो एग्रीकल्चर लेबर को हायर करके उनसे काम करवाते हैं, काफ़ी सारा प्रोडक्शन करते हैं और मार्केटेबल सरप्लस इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच जाता है। उसको जाकर ये मार्केट में बेचते हैं, काफ़ी सारा पैसा उससे कमाते हैं। तो ये था सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, किस तरह से वो मैनेज करते हैं। और फिर जब ऐसा पैसा ये कमाते हैं तो उससे उस पैसे को आगे जो छोटे फार्मर हैं उनको ये उधार देते हैं और कुछ पैसे को सेविंग करके वो अपने लिए एग्रीकल्चर इनपुट्स परचेज करते हैं, बड़ी मशीनरी परचेज करते हैं, और बाकी भी अपने लिए वो बड़े घर बना सकते हैं या और अपने लिए एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जो भी साधन इनको चाहिए उनका ये इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये था सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ तक ये कंप्लीट पढ़ा कि जो खेती बाड़ी है उसको कैसे किया जाता है, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, छोटे फार्मर जो हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, बड़े फार्मर्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं, और जो लैंडलेस जो लेबर है उनकी जो स्थिति है वो एक बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ इस चैप्टर में देखने को मिली है। तो ये लगभग पूरे भारतवर्ष की एक ग्रामीण भारत की एक पिक्चर को ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की स्थितियां हैं, फार्मर्स की लाइफ किस तरह से, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये सब था इस चैप्टर में जो हमने फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.